नमस्कार दोस्तों। सीक्रेट घर जमाई की कहानी के 68वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर भी स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर भेजें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मिष्टी ने समर को कुछ चाय के अंदर नशीला पदार्थ दे दिया था। चाय पीते हुए समर को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन वो उसका कारण नहीं बता पा रहा था। वो मेडिसिन में पारंगत था, अगर चाय में जहर था तो वो इसे महसूस कर सकता था, भले ही उसका दिमाग धुंधला हो। हालांकि चाय अजीब थी, लेकिन चाय पीने के बाद समर के दिमाग का धुंधलापन गायब हो गया। ये जादू ही था। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिष्टी, मैं अभी आता हूँ। गॉड स्प्रेड फूल के लिए धन्यवाद। वो कमरे से बाहर चला गया। मिष्टी ने समर को जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने मन ही मन सोचा, कमीने, तुम्हें क्या लगता है मेरा शरीर देखने के बाद मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? जल्द ही तुम्हारे शरीर के भीतर गस कीट चला जाएगा, फिर तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। हिमालय की संत ईश्वरीय और पवित्र थी। उसका शरीर कोई भी पुरुष नहीं देख सकता था। अगर कोई उसे देख लेता तो उसे सजा दी जाती। मिष्टी के शरीर को समर ने देख लिया था। उसे अपवित्र कर दिया था। स्वाभाविक रूप से वह उसे आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। मिष्टी जानती थी कि समर बहुत ताकतवर है, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसलिए बदला लेने के लिए उसने हिमालय के पवित्र गस कीट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने जिस परजीवी का इस्तेमाल किया था वो कोई साधारण परजीवी नहीं था। यह 7 रंगों वाले गस कीट का लार्वा था। इसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। यह समर के शरीर में पनप रहा था। जब 7 रंगों वाला गस कीट परिपक्व हो जाएगा तो मिष्टी गस कीट के जरिए समर को कंट्रोल कर पाएगी। वो उसका गुलाम बन जाएगा। सच तो यह है कि मिष्टी समर जैसे पावरफुल व्यक्ति को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहती थी। हालांकि समर एक शक्तिशाली शैडो किंग था, जो मार्शल आर्ट और मेडिसिन में बहुत अच्छा था। फिर भी उसे हिमालय के गस कीट के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने ऐसी रहस्यमय तकनीक पहले कभी ना तो सुनी थी और ना ही देखी थी। वो मिष्टी के जाल में फंस गया था। समर ने सोचा कि मिष्टी उसकी मदद करने के लिए आभारी होगी। उसने सोचा था कि वो उसके कामों को माफ कर देगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वो उस पर छिपकर वार करेगी। इस सबसे अनजान समर ने गॉड स्प्रिट फूल को थामा और बलवंत के साथ हिमालय संत क्षेत्र से निकल आया। यहाँ तक कि लायन दानव किंग की बात है, वो उसके साथ नहीं गया। उसे अभी भी सिमरन को उसके परिवार के पास वापस लेकर जाना था। समर को पता चल गया था कि लायन दानव किंग की सिमरन की माँ के साथ पहले से रिश्ता है। जब लायन दानव किंग ने अपनी प्रेमिका की बेटी को घर छोड़ने के लिए कहा तो समर ने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध नहीं किया। लायन दानव किंग ने समर से कहा था कि वो सिमरन को घर छोड़ने के बाद इंदौर शहर में जाकर समर से मिलेगा। एक दिन बाद समर और बलवंत लंबी दूरी तय करके वहां से शिमला पहुंचे और फिर चंडीगढ़ पहुंचे। वहां से उन्होंने इंदौर की फ्लाइट ले ली। फिलहाल उधर इंदौर के सिटी हॉस्पिटल में कियारा हॉस्पिटल के बेड पर ही लेटी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो कोमा में चली गई थी। वह जब कोई सोई हुई परी की तरह लग रही थी। कियारा के बगल में उसकी माँ अलिश्का बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वार्ड के बाहर मोंक बख्तावर कियारा की सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे। किसी भी अजनबी को वार्ड में अंदर नहीं आने दे रहे थे। जब समर हॉस्पिटल में पहुंचा तो सभी की आंखें खुशी से भर गई। उसे देखते ही मोंक ने भावुक होकर पूछा, बॉस, क्या आपको गॉड स्पिरिट फूल मिल गया? समर ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। मोंक ने समर को प्रसन्नता और प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसका बॉस बहुत पावरफुल था। गॉड स्पिरिट फूल हिमालय की संत का फूल था और केवल संत ही उस तक पहुंच सकती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि समर इतनी जल्दी उसको ढूंढ कर ले आया था। वहीं एलिस्का का आंसू से सना चेहरा देखकर समर का दिल भी दुखी हो गया था। उसने भावुक होते हुए कहा, सासू माँ, आप जाकर आराम कीजिए। मुझे गॉड स्पिरिट फूल मिल गया है। अब मैं कियारा को बचा लूंगा। अलिश्का ने वार्ड छोड़ने से पहले कहा, समर प्लीज, कियारा को बचा लो प्लीज। वो रो रही थी। अपने बेटे को दूर नहीं जाना देना चाहती थी, लेकिन उसको समर पर पूरा भरोसा था। वहीं समर ने जब कियारा को देखा तो उसके चेहरे पर कोमलता का भाव दिखाई दिया। समर ने जल्दी से गॉड स्पिरिट फूल निकाला, उसके पंखड़ियों को तोड़कर तरल बना दिया और फिर उस तरल को कियारा के मुंह में डाल दिया। गॉड स्पिरिट फूल से निकला तरल 7 रंगों का था।
उसे एक तेज खुशबू निकल रही थी। वो कियारा के होठों से होते हुए उसके गले तक पहुंची, धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। गॉड स्प्रिट फूल की जादुई शक्ति ने कियारा की नसों को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। कियारा को लग रहा था कि वो एक लंबा सपना देख रही थी, और इस लंबे सपने ने उसके बाद नींद खुली तो जब उसकी आंखों के सामने एक 7 रंगों वाला फूल दिखाई दिया। कियारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक अपरिचित आदमी को देखा। कियारा ने आंखें खोली, उस अनजान आदमी को देखा, और वो उसे भावुकता से क्यों देख रहा था। कियारा ने जैसे ही अपनी बाहें सिकोड़ ली, समर ने कियारा को अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो उसने एक्साइटमेंट में कहा, हनी, तुम्हें होश आ गया है। उसे नहीं लगा था कि गोल्ड स्पिरिट फूल इतना प्रभावशाली होगा। फूल का रस पीने के तुरंत बाद कियारा को होश आ जाएगा। लेकिन कियारा का ठंडा चेहरा उलझन से भर गया था। उसने मन ही मन कहा, यह आदमी किसकी बात कर रहा है? क्या ये मुझे अपनी हनी कह रहा है? मैं इसकी हनी कैसे हो सकती हूँ? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जब समर ने कियारा के चेहरे पर हैरानी और घृणा देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। समर ने धीरे से कहा, हनी, क्या तुम ठीक हो? यह कहते हुए उसने कियारा के माथे को छूकर देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कियारा ने उसका हाथ झटक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे मत छुओ। कौन हो? कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी हनी कैसे? बकवास मत करो। उसकी बात सुनते ही समर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, क्या क्या कियारा मुझे पहचानती नहीं है? उसने हैरान होते हुए कियारा से पूछा, कियारा, तुम मेरी पत्नी हो? कियारा के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में घृणा का भाव आ गया। उसने गुस्से में कहा, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती हूँ? समर ने कांपती हुई आवाज में कहा, कियारा, क्या तुम भूल गई हो? हमारी शादी अभी 2 दिन पहले हुई है। हमने शादी का जोड़ा अंगूठी भी साथ में खरीदी थी। क्या तुम भूल गई हो? समर बुरी तरह से डर गया था। उसे कियारा को खोने का डर लग रहा था। कियारा ने ठंडे स्वर में कहा, झूठ बोलना बंद करो। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर मैं ऐसे किसी से शादी क्यों करूंगी? तुम झूठ बोल रहे हो। कियारा के मन में समर की कोई स्मृति नहीं थी। समर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं कियारा। हमने अभी अपनी शादी सरकारी तौर पर भी रजिस्टर करवाई थी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कियारा ने गुस्से में कहा, चले जाओ, तुम झूठे हो। मैं शादीशुदा नहीं हूं। मैं तुम जैसे झूठे से शादी क्यों करूंगी? कियारा की आवाज बहुत तेज थी। वार्ड के अंदर जितने भी लोग थे उसकी बातें सुन रहे थे। सब हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। कियारा ने समर को जाने के लिए क्यों कहा? समर का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। वो जानता था कि अगर कियारा को उसके बारे में कुछ भी याद होता तो उसे कभी जाने के लिए न कहती। वो अपनी यादाश्त खो चुकी थी। शुरू से ही जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वो हो गया था। कियारा अपनी यादाश्त बिल्कुल भूल चुकी थी। कियारा की नसें डैमेज हो गई थी। उसने अपनी सारी पुरानी यादें खो दी। हालांकि गॉड स्पिरिट फूल ने उसकी नसों की मरम्मत कर दी, लेकिन वो यादें वापस नहीं ला सका। वहां के सब लोग अब अजनबी हो गए थे। जिसे कभी सबसे अधिक वो परिचित हुआ करते थे, उन्होंने साथ में बहुत कुछ सहा था। वहीं अलिश्का ने जब कियारा की आवाज सुनी तो वो जल्दी से वार्ड में वापस आई। उसने कहा, कियारा, मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानती? कियारा कुछ देर उसे देखती रही, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, मोम, मैं आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ। आप मुझसे ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही हैं? अलिश्का की आंखों में खुशी की झलक आ गई थी। उसे डर था कि कहीं कियारा उसको भी न भूल गई हो। क्योंकि कियारा को अब उसकी याद थी, इसका मतलब था कि उसके यादाश्त का एक हिस्सा ही खोया था। इसके बाद अलिश्का ने समर की तरफ इशारा करते हुए जिज्ञासा से पूछा, कियारा, वो तुम्हारा पति है? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं? उसने जैसे ये सवाल पूछा, क्योंकि उसने गलियारे से कियारा की चीखें सुनी थी, वो जानती थी कि समर ने उसकी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। अलिश्का की बात सुनकर कियारा ने अपना सिर हिला दिया और कहा, माँ, आप ये कैसे बकवास कर रही हैं? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फिर ये मेरा पति कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि मुझे लड़के पसंद नहीं। मुझे लड़कों से ज्यादा नफरत है। उसे कहो कि यह लड़का यहाँ से चला जाए। उसकी बात सुनकर समर दंग रह गया। उसने मन ही मन कहा,
क्या कियारा लड़कों से नफरत करती है और वो चाहती है कि मैं यहां से चला जाऊं? उसके चेहरे पर पीलापन था। वो जानता था कि कियारा उसे भूल गई है। उसी समय डीन दिलीप सेठी वार्ड में आई। दिलीप ने कियारा के ब्रेन की जांच के लिए सबसे एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। फिर उसने कियारा को अपने आसपास के लोगों को पहचानने के लिए कहा। अंततः डॉक्टर दिलीप ने निष्कर्ष निकाल दिया कि कियारा की याददाश्त खो चुकी है। उसे सिर्फ 3 महीने की घटनाएं याद नहीं हैं, वो पिछले 3 महीनों की अपनी सारी यादें खो चुकी थी। उदाहरण के लिए, कियारा ने समर या रोहन को नहीं पहचाना क्योंकि वे दोनों 1 महीने पहले ही उसकी जिंदगी और कंपनी में आए थे। कियारा ने प्राची को तुरंत पहचान लिया, जिसका मतलब था उसे 3 महीने पहले का सब कुछ याद है। यह सब देखने के बाद समर ने डॉक्टर दिलीप से पूछा, डॉक्टर सेठी, क्या आप कियारा की इस हालात का इलाज कर सकते हैं? कियारा की याददाश्त चली गई थी। यह ठीक था, बशर्ते उसका इलाज हो सके। डॉक्टर ने 2 दिन पहले कहा था कि कियारा हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। अगर दिलीप ने आह भरते हुए कहा, मैं एक वेस्टर्न डॉक्टर हूं, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप मुझे से कहीं ज्यादा कुशल हैं। आपको समझना चाहिए कि कियारा का कोमा में जागना से पहले का एक चमत्कार है। भूलने की बीमारी में दुनिया में किसी के पास कोई इलाज नहीं। इसे किसी भी दवा से ठीक भी नहीं किया जा सकता। दिलीप को अपने सामने खड़े युवक पर तरस आ रहा था। पहले तो शादी वाले दिन उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चली गई। आखिरकार वो बच भी गई, लेकिन वो सब कुछ भूल गई। समर का चेहरा दर्द से भर गया था। उसने एक गलत कदम उठाया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। एक ईश्वरीय डॉक्टर होने के नाते समर स्वाभाविक रूप से जानता था कि अमनेशिया ब्रेन में किसी गंभीर चोट के कारण होता है और इसलिए मरीज के लिए अपनी याददाश्त वापस पाना लगभग असंभव था। आसान शब्दों में, कियारा को भविष्य में कभी भी समर के साथ बिताया गया समय याद नहीं आएगा। वो हमेशा से उसे एक अजनबी ही समझेगी। समर जानता था कि कियारा से पहले ही वो लड़कों से बहुत नफरत करती थी और अब वो उसे भूल भी चुकी थी, तो उसका रवैया पहले जैसा हो गया था। तभी बलवंत ने समर को दिलासा दिया और कहा, समर, भूलने की बीमारी का इलाज असंभव है। अगर तुम चाहते हो कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, तो तुम्हें उससे से ज्यादा बातें करनी चाहिए। अगर तुम लोग पुरानी जगह पर जाओ, कुछ पुरानी यादें ताजा करो, तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। समर ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, बलवंत दादू, अगर मैं कियारा को पुरानी जगह पर ले जाऊं और उसकी यादें ताजा करूं तो उसकी याददाश्त वापस आए कि कितनी संभावना है? बलवंत ने निराश होकर कहा, लगभग 1%। बस थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन ये असंभव है। समर ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, बलवंत दादू, अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन कियारा को अब लड़के पसंद नहीं, वो मुझे अपने पास आने भी नहीं देगी। मैं उसके पास कैसे जा सकता हूँ? वो एक ईश्वरीय डॉक्टर था और उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि किसी मरीज के यादें वापस लाना मुश्किल है। उसे अक्सर उससे बात करनी पड़ेगी, अपने पिछले एक्सपीरियंस को फिर से याद करना पड़ेगा। लेकिन कियारा अभी भी उससे नफरत करती है। वो उसका हाथ भी नहीं छू सकता था और कुछ करना तो दूर की बात थी। बलवंत ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, अगर तुम चाहो तो कियारा अपनी याददाश्त वापस पा ले, तो तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी। उसे वे बातें बतानी होगी जो तुम दोनों ने पहले अनुभव की थी। साथ ही जो लोग उसके करीब हैं, उन्हें भी कहो कि बात करने दो। समर ने बलवंत की बात को समझते हुए सिर हिलाया। उसके पास अच्छी मेडिकल स्किल थी। उसे विश्वास था कि बलवंत ने जो कहा है वो सच था। कियारा की याददाश्त वापस लाने का एकमात्र यही तरीका बचा हुआ था। हालांकि कियारा अब लड़कों से नफरत करने लगी थी, उससे बात करने का इनकार कर रही थी, इसलिए वो इस समय केवल अलिस्का से ही कियारा से बात करने के लिए कह सकता था। कियारा की मां होने के कारण कियारा निश्चित रूप से अलिस्का से बात करेगी। समर ने अलिस्का को सारी बातें समझाई कि वो तुरंत सहमत भी हो गई, क्योंकि समर उनका दामाद था। जल्द ही अलिस्का ने कियारा से बातचीत शुरू कर दी। जाहिर है, जब वे बहुत पुरानी बातें कर रहे थे तो कियारा को बातचीत में मजा आ रहा था। लेकिन जब अलिस्का ने हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करना शुरू किया तो कियारा को कुछ बात समझ नहीं आई। अपनी माँ के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद कियारा सो गई, क्योंकि वो अभी अभी ठीक हुई थी, अभी भी थकावट महसूस कर रही थी। अलिस्का ने आखिरकार कियारा को सोफे पर देखा तो उसकी सांस फूल गई।
वो उसे उठाने ही वाली थी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वो लगभग जमीन पर गिर गई। लेकिन समर ने तुरंत अलिस्का को पकड़ लिया और चिंतित होकर पूछा, सासू माँ, आप ठीक तो है ना? अलिस्का ने पीले चेहरे के साथ कमजोरी से कहा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों में थक गई हूँ, क्योंकि मैं मुश्किल से ही सो पा रही हूँ। कार एक्सीडेंट के बाद मैं सो नहीं पाई हूँ। वो लगातार 2 दिन से जाग रही थी। उसे अभी बहुत थकावट महसूस हो रही थी। अब जब उसकी बेटी होश में आ गई थी, वो आखिरकार आराम कर सकती थी। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सासू माँ, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए, मैं कियारा के साथ हूँ। अलिस्का ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, लेकिन कियारा अभी तक आपको पहचानती नहीं है, आप कैसे हैंडल करोगे ये सब? समर भी यही सोच रहा था कि वो कैसे हैंडल करेगा, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, सासू माँ, आपने सही सुना है कि बलवंत दादू ने क्या कहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि कियारा की यादाश्त वापस आ जाए, तो मुझे उसे ज्यादा से ज्यादा बात करनी होगी, वरना उसकी यादाश्त तो कभी वापस आएगी ही नहीं। अलेस्का ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मैं घर जाकर आराम कर लेती हूँ। प्लीज तुम कियारा से बात करते रहना, वो बहुत भोली है। यह कहते वो कमरे से बाहर चली गई। अलिस्का वास्तव में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से थक गया था। अब और जाग भी नहीं सकती थी। वो ये भी चाहती थी कि कियारा जल्द से जल्द अपनी यादाश्त वापस पा ले। इसलिए उसके पास सिर्फ समर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अलिस्का के जाने के बाद समर ने बाकियों को भी घर जाने को कहा। वो कियारा के साथ कमरे में अकेला रह गया था। इतने दिनों तक कियारा के साथ रहने के बाद हर कोई बुरी तरह से थक गया था। समर नहीं चाहता था कि सब अपना बर्बाद करे समय। कियारा अभी भी सो रही थी। उसकी आंखें बंद थी, फिर भी झुर्रियां पड़ रही थी। समर को उसे देखते ही दिल टूट गया था। उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो हनी, मैं यहीं आपके पास हूं। ये कहते हुए उसने कियारा का हाथ पकड़ लिया और कहा, हनी, क्या तुम्हें अभी भी वो पल याद है जब हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो में हमारी शादी रजिस्टर करवाई थी? हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिला था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे तलाक देने वाली हो, लेकिन बाद में हमने इतने संघर्षों का अनुभव किया और इतनी सारी बाधाओं से उभरे, तो आखिरकार हम साथ में आ गए थे। हमने शादी का जोड़ा अंगूठी खरीदी। समर कियारा को प्यार से देख रहा था। उसने कुछ महीने पहले के उनके बीच की सारी बातें कियारा को बतानी शुरू की। हालांकि कियारा सो रही थी, फिर भी वो महसूस कर सकती थी कि एक आदमी उसके बगल में बड़बड़ा रहा है। कियारा को उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, मानो उन दोनों ने साथ में कुछ अनुभव किया हो। कियारा ने याद करने की लाख कोशिश की, फिर भी उसे कुछ याद नहीं आया। वो बहुत निराश हो गई थी। समर कई घंटों तक उन बातों पर बात करता रहा जो उन्होंने साथ में झेली थी। आखिरकार उसने परसों रात हुई घटना के बारे में बताया, जब वो कियारा को उनकी शादी के लिए पिक करने जा रहा था। अचानक कियारा ने आंखें खोल दी। वो उलझन में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उस आदमी की कही बात का अनुभव किया है। फिर भी जब वो विवरण याद करने की कोशिश करती, तो उसे सिर दर्द होने लगता। तभी समर ने चिंतित होकर पूछा, हनी, तुम जाग गई? उसकी बात सुनकर कियारा ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे हनी कहकर मत बुलाओ। हालांकि सोते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी से परिचित है, फिर भी वो काफी निराश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे किसी का हनी कहलाना पसंद नहीं था। एक डिपेंडेंट वुमन होने के नाते उसे लड़कों के साथ किसी भी तरह का संपर्क रखने से नफरत थी। समर ने थोड़ा नीचे देखते हुए धीरे से पूछा, ठीक है, अब मैं तुम्हें हनी नहीं कहूंगा। अब से मैं तुम्हें सिर्फ कियारा कहकर ही बुलाऊंगा। अब ये तो ठीक है ना? चलो कियारा, अब मुझे बताओ, क्या अब तुम थोड़ी ठीक हो? क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? समर के निराशा से भरी आंखों को देखते हुए कियारा ने एक अजनबी उदासी का एहसास किया। ये एक जटिल एहसास था, जिसमें हताशा, क्षति, दर्द का मिश्रण था। कियारा को अचानक वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। वो शर्माने लगी और समझ नहीं पा रही थी वो किसे बुलाए, और कमरे में तो सिर्फ समर ही था। उसने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर देखा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी माँ तो घर जा चुकी है। उसने नर्स को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन कमरे का स्पीकर बंद था, और तो और आधी रात हो चुकी थी। हॉस्पिटल में सन्नाटा था और उसके कमरे के आसपास कोई भी नहीं था। कियारा ने पूरी कोशिश की कि वो उठकर बैठ जाए। जब समर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था,
तो उसने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। वो किसी लड़के से हेल्प नहीं लेना चाहती थी, हालांकि वो लड़का उसे खूब बातें कर रहा था। फिर भी उसके मन में लड़कों के प्रति नकारात्मक भावनाएं थी। कियारा ने जब समर को धक्का दिया तो उसे बुरा लगा। वहीं जैसे तैसे करके कियारा आखिरकार खुद खड़ी हो गई। हालांकि वो बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो कर रही थी। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक फर्श पर गिर पड़ी क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई थी। गिरते हुए उसका सिर मेज के कोने से टकराया और जोरदार आवाज आई। उसके सिर से खून बहने लगा, इस हद तक कि उसका पूरा सिर खून से लथपथ हो गया। कियारा ने जब अपने सिर से खून टपकता देखा तो उसे दर्द का एहसास हुआ। साथ ही उसे अचानक याद आया कि कार एक्सीडेंट से ठीक पहले क्या हुआ था। उसको ये याद आ गया कि वो कार एक्सीडेंट में एक कार ट्रक की चपेट में आई थी और उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था। बेहोश होने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी थी वो समर की तस्वीर थी। धीरे धीरे उसे और भी बातें याद आने लगी। उसे वो दृश्य भी याद आने लगा था जब उन्होंने शादी का जोड़ा और अंगूठी भी साथ में खरीदी थी। उसे नूडल्स और समर द्वारा बनाए गए वो बिरयानी भी याद आ गए थे। उनके पहले हग का दृश्य, पहला किस, पहली मालिश, सब कुछ कियारा की स्मृति में फिर से प्रकट होने लगा था। जब उसे अंततः समर द्वारा उसके लिए किए गए सभी कामों की याद आई तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। वहीं समर ने जब देखा कियारा रो रही तो उसका दिल दुखने लगा। उसने उसके पास जाते हुए चिंतित होकर पूछा, कियारा क्या तुम्हें इतना दर्द हो रहा है? ऐसे मत रो, एक सेकंड मुझे देखने दो। समर को लग रहा था कि कियारा उस दर्द और जख्म के लिए रो रही है जो उसे उस मेज का कोना लगने की वजह से हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो असल में उसको तो याद आ गई थी, इसलिए वो रो रही थी। समर ने पट्टी, सैनिटाइजर और कॉटन स्वैब लिया और कियारा के माथे पर लगे खून को साफ कर दिया। बाद में उसने बिस्तर पर लेटा दिया और समर ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, कियारा, तुम्हें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है। कियारा ने धीरे से कहा, ठीक है डियर। उसकी आवाज बस इतनी तेज थी कि मुश्किल से कोई सुन सकता था। हालांकि समर ने फिर भी सुन लिया। समर उत्साह से हकलाते हुए बोला, डियर, हनी, क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? समर हैरान होते हुए खुशी से मन ही मन कह रहा था, क्या क्या कियारा ने मुझे डियर डियर कहा? समर उत्तेजना के साथ अपने हकलाहट को रोक नहीं पाया। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डियर, मुझे सब कुछ याद आ गया है। उसकी बात सुनकर समर एक्साइटेड हो गया था। उसका चेहरा लाल हो गया था, वो लगभग खुशी से नाचने ही लगा था। समर इतना एक्साइटेड था कि उसने उस मेज को भी चूम लिया जिससे वो टकरा कर कियारा की याददाश्त वापस आई थी। समर ने उसको चूमते हुए कहा, शुक्रिया, शुक्रिया मेज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। समर की एक्साइटमेंट देखकर कियारा भी खुश हो गई। उसकी एक्साइटमेंट देखकर कियारा को पता चल गया कि आदमी उसे कितना प्यार करता था। समर ने अपना हाथ कियारा की तरफ बढ़ाया और कहा, हनी, तुम्हें वॉशरूम जाना था ना, है ना? चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा लाल हो गया और फिर से शर्मिंदा हो गई, लेकिन उसने अंततः उठने की अनुमति दे दी। लेकिन वो उसका पति था और अभी भी वहां उसके सिवा कमरे में कोई था नहीं। वॉशरूम के बाहर आते ही कियारा दौड़कर अपने बिस्तर पर गई, तुरंत अपनी ओट में घुस गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी कि वो दोनों साथ में वॉशरूम गए थे। समर समझ गया था कि कियारा असहज महसूस कर रही है, फिर भी उसके पास रुका हुआ और उसे कहानियां सुनाने लगा। कहानियां सुनाते सुनाते कियारा धीरे धीरे सो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। कियारा को अच्छी नींद लेते हुए समर को भी खुशी हो रही थी। इधर इसी समय दिल्ली में चौहान परिवार के विला के चारों ओर उदासी और गंभीरता का माहौल था। हर कोने में सन्नाटा था। परिवार के हेड पवन चौहान ने सीढ़ियों से नीचे खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी को उदास नजरों से देखते हुए कहा, उदय, क्या तुमने अभी ये कहा कि एल्डर मोहन और स्काई रूलिंग टाइगर मारे गए? उदय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बॉस, उन दोनों को समर भारद्वाज ने मार दिया। पवन ने आंखों में ऐसी ठंडक लाई मानो हवा जम जाए। उसका बेटा, परिवार के दो एल्डर, स्काई रोलिंग टाइगर, सभी को समर ने मार दिया था, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि पवन को यह नहीं भी पता था कि इस आदमी से निपटना आसान नहीं था, इसलिए उसने ड्रैगन किंग पर ही डिपेंड रहना अच्छा लगा। पवन ने ठंडे स्वर में कहा, उदय,
क्या तुमने ड्रैगन किंग के बारे में कुछ सुना है? वो कब आ रहे हैं? उदय ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, सर उन्होंने कहा है कि वो कल रात तक अमेजन जंगल से वापस आ जाएंगे। ये खबर सुनते ही पवन खुश हो गया और चिल्लाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रैगन किंग पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा फाइटर था। ग्रेट कॉन्करर के बाद वो सबसे ग्रेट फाइटर था और ड्रैगन ग्रुप का सबसे पावरफुल फाइटर था। पूरे इंडिया में ड्रैगन किंग को कोई हरा नहीं सकता था। पवन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर पूछा, क्या तुमने उन सब चीजों की इंक्वायरी की जो मैंने तुमसे मांगी थी? दिल्ली यंग मास्टर बैंकेट में अनुराग ने समर के साथ मौत की फाइट क्यों की थी? उदय ने एक त्वरित विवरण को बताकर बोला, जी मास्टर, दिल्ली यंग मास्टर्स बैंकेट में अनुराग ने समर को सभा में मिस पायल को किस करते हुए देख लिया था। पायल के मंगेतर होने के नाते ये देखकर अनुराग गुस्से में पागल हो गया। वो सहन नहीं कर पाया और उसने समर को मौत की फाइट का चैलेंज कर दिया। दुर्भाग्य से उस फाइट में समर ने उसको मार दिया। उदय ने यंग मास्टर बैंकेट में उपस्थित कुछ लोगों से सब कुछ पूछ लिया था। उसकी बात सुनकर पवन ने गुस्से में कहा, पायल कुतिया, वो एक प्रोस्टिट्यूट है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की और दूसरे लड़कों को किस करने की, जबकि उसे पता था कि वो चौहान परिवार की होने वाली बहू है। उदय ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, मुझे लगता है कि पायल एक प्रोस्टिट्यूट से अलग नहीं है। अगर उसने यह हरकत न की होती तो यंग मास्टर अनुराग की मौत कभी न हुई होती। अब उसे सारे फायदे मिल रहे हैं। पवन ने आक्रामक रूप से देखते हुए कहा, क्या हुआ? वो सपना देख रही है। तुम अभी कपूर परिवार के पास जाओ, उन्हें बताओ कि चौहान परिवार का सेकंड यंग मास्टर साहिल कल कपूर परिवार में पायल कपूर से शादी करेगा। उदय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन सर, यंग मास्टर साहिल चौहान परिवार का दूसरा बेटा और यंग मास्टर अनुराग का छोटा भाई है। मुझे नहीं लगता कि उसका पायल से शादी करना उचित रहेगा। पवन ने गुस्से में कहा, अनुराग की मौत आंशिक रूप से उस कुतिया की वजह से हुई है। मैं उसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। जब वो हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी तो मैं उसे प्रताड़ित कर दूंगा, अपने बेटे का बदला लूंगा। उदय ने जब पवन की बात सुनी तो अचानक घबरा गया। इस पल उसे आखिरकार समझ आ गया था कि अब पवन को चौहान परिवार और कपूर परिवार के रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। वह बस पायल को परिवार की मेंबर बनाना चाहता था ताकि वह उसे प्रताड़ित कर सके, उससे अनुराग की मौत का बदला ले सके। पवन ने आगे कहा, उदय, कपूर परिवार को सूचित करो, मैं साहिल चौहान के लिए पायल का हाथ मांग रहा हूं। कल ही उन दोनों की शादी करवाऊंगा। साथ ही दिल्ली के अन्य परिवारों को यह खबर दे दो ताकि वो सभी आ जाएं। उदय ने कंफ्यूजन में कहा, मास्टर, अगर कपूर परिवार इस शादी के लिए सहमत नहीं हुआ तो क्या होगा? पवन ने क्रूरता से कहा, तो फिर ऐसा करो, हमारे परिवार से 2 एल्डर्स को ले जाओ। अगर इस बात पर सहमत नहीं होते तो तुम दोनों एल्डर्स को एक एक करके उन्हें मारने के लिए कह देना जब तक वो सहमत न हो जाए। उदय ने सिर हिलाया और काले गाउन पहने 2 एल्डर्स के साथ कपूर परिवार की तरफ चला गया। कपूर परिवार बाकी 4 बड़े परिवारों में से एक था और वो बस अमीर थे, पर उनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। चौहान परिवार का सिर्फ एक एल्डर ही पूरे परिवार को खत्म कर सकता था। जब कपूर परिवार के विला में सभी लोग सो रहे थे तो उदय के साथ जा रहे दोनों एल्डर्स ने उन्हें जगा दिया। कपूर परिवार के हेड गौतम कपूर, उनकी पत्नी कल्याणी, उनके बेटे जय कपूर और अंत में उनकी बेटी पायल, सभी को एक एक करके जगा दिया था। गौतम ने गुस्से में कहा, उदय, तुम सोच रहे हो कि तुम अपने 2 एल्डर्स के साथ इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? उदय ने कहा, बहुत बात सीधी है। हमारे हेड ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि वो कल पायल कपूर और हमारे सेकंड यंग मास्टर साहिल चौहान की शादी करवाने जा रहे हैं। गौतम ने ठंडे स्वर में कहा, पायल के एक्स फियांसे अनुराग की मौत हो गई, फिर अब उसे साहिल चौहान से शादी करने की क्या जरूरत है? उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर कपूर, पायल को साहिल से शादी करनी ही पड़ेगी। ये चौहान परिवार के हेड का ऑर्डर है, आपको यह ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। गौतम ने नाराजगी से कहा, और अगर इस शादी के लिए मैं सहमत न हूं तो फिर क्या होगा, बताओ? वो इस बात से नाराज था कि चौहान परिवार अब क्या करने की कोशिश कर रहा है। पायल अनुराग की मंगेतर थी और वो साहिल से शादी क्यों करवा रहे हैं,
ये कांड कपूर परिवार के रेपुटेशन के लिए बड़ा झटका था। गौतम ने इतना ही कहा कि एक काले गाउन वाला एल्डर जय कपूर की ओर तेजी से आया और उसने उसका गला पकड़ लिया। उधर उदय ने गुस्से में कहा, हमारे हेड ने अपना बेटा खोया है। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि जब तक तुम लोग शादी के लिए हाँ नहीं कर दोगे तब तक हर मिनट तुम्हारे परिवार के एक मेंबर की लाश गिरती रहेगी। इसलिए अगर तुम इस शादी के लिए असहमत हो तो तुम भी सबसे पहले अपना बेटा खो दोगे। जय कपूर सिर्फ 20 साल का बेटा था। उसका गला रुंध गया, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मदद के लिए चिल्लाते हुए कहा, पापा पापा प्लीज हेल्प मी पापा, मुझे बचाओ पापा। गौतम गुस्से में दहाड़ा, छोड़ दो उसे। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि चौहान परिवार इतना निर्दयी हो सकता है। वो उसके बेटे को मारने की धमकी दे देगा। दरअसल गौतम को जरा भी अंदाजा नहीं था। चौहान परिवार और उनके एल्डर अनुराग की मौत से नाराज थे। उन्हें वो अपनी भड़ास निकालने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो उन्हें पता चला कि पायल ही उनके बेटे की मौत का असली कारण थी। इसलिए उन्होंने अपना सारा गुस्सा परिवार कपूर पर उतारने का फैसला कर लिया था। काले गाउन वाले एल्डर ने जय के गले के चारों ओर अपने हाथ कस लिए और उपहास करते हुए कहा, गौतम, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम कल पायल की शादी साहिल से करवाने के लिए तैयार हो या नहीं? जय ने उसे भयभीत होकर देख रहा था। उसकी सांस फूल गई थी। हालांकि जय ने बचपन में थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी, फिर भी वो काले गाउन वाले एल्डर के सामने बहुत कमजोर था। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। काले गाउन वाले एल्डर ने आंखों में तीखापन देखकर बेचारे जय को घबरा दिया। वो बुरी तरह से घबराता हुआ चिल्लाया, प्लीज मुझे बचाओ, मेरी मदद तो करो। कपूर परिवार का यंग मास्टर होने के नाते वो एक शानदार जीवन जी रहा था। उसके पास हमेशा के लोग उनकी चापलूसी करते थे। अब वो इस अचानक आए दुख और भय को सहन नहीं कर पा रहा था। तभी जय के पीछे खड़े दो बॉडीगार्ड तुरंत काले गाउन वाले एल्डर के पास पहुंचे और जय की मदद करने की कोशिश करने लगे। वो दोनों लगभग लंबे और हट्टे कट्टे आदमी थे। उनकी कनपटियां उभरी हुई थी। उनके मजबूत खुरदरे हाथ ताकतवर लग रहे थे। वो दहाड़ते हुए एल्डर की तरफ अपना पंच लहरा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों बॉडीगार्ड उस एल्डर के हाथों मारे गए। दरअसल उन दोनों कपूर परिवार के हाई रैंकिंग बॉडीगार्ड थे। फिर भी चौहान परिवार के एल्डर ने उन्हें पल भर में चींटियों की तरह कुचल दिया था। पूरा कपूर परिवार काले गाउन वाले उस एल्डर से भय में हो गया था। वे जानते थे कि वे चौहान परिवार से आए इस सुपर पावरफुल एल्डर को हरा नहीं कर पाएंगे। ये सब देखकर गौतम के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसे पता था कि उसका पूरा परिवार ताकत में चौहान परिवार को हरा नहीं पाएगा। आखिरकार चौहान परिवार ही दिल्ली का सबसे बड़ा परिवार था, बाकी सब परिवारों में से कहीं ज्यादा पावरफुल। अगर हम एक दूसरे की बात छोड़ दें तो भी उनका परिवार ड्रैगन किंग से बहुत अच्छा रिलेशन रखता था। वो अकेला ही पूरे परिवार परिवार को पराजित कर सकता था। गौतम समझ गया था कि अब कुछ नहीं वो कर पाएगा। इसीलिए गौतम ने अपने पीड़ित बेटे को देखकर समझौता करते हुए कहा, ठीक है, मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं कल अपनी बेटे की शादी तुम्हारे सेकंड यंग मास्टर साहिल से करवाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि वो जानता था कि वो पायल के लिए उचित नहीं था, फिर भी उसने अपने बेटे और परिवार की जान बचाने के लिए पायल का बलिदान करना पड़ा। ये सुनते ही पायल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने विनाशकारी भाव से पूछा, पापा, आपने मेरी शादी पहले अनुराग से की करवाने की कोशिश की, अब साहिल से भी करवाने के लिए तैयार हो गए। क्या आपने कभी सोचा मैं क्या चाहती हूँ? उसे पहले पता नहीं था कि उसके पिता ने उसकी शादी अनुराग से तय कर दी है। उन्होंने परिवार की भलाई के लिए शादी अनुराग से तय की थी, लेकिन उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। अब फिर गौतम ने पायल से बिना पूछे उसकी शादी साहिल से करने के लिए तैयार हो गया। वो अपने पिता से बहुत निराश थी। वह हमेशा परिवार के हित में उसके सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती थी। तभी गौतम ने उससे पूछा, पायल, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई को मार डाले? उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी उसे असहमत होगी। असल में गौतम जानता था कि वो बेटी का कितना बड़ा ऋणी है। उसने कभी उससे राय नहीं पूछी, हमेशा उसकी शादी खुद ही तय कर दी। हालांकि गौतम एक बिजनेसमैन था, उसे अपने परिवार की रेपुटेशन सबसे ज्यादा प्यारी थी। तभी जय ने भयभीत चेहरे के साथ पायल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, दीदी, प्लीज मेरी मदद कीजिए दीदी।
मेरे लिए इस आज शादी के लिए हाँ कर दीजिए दीदी। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। पायल को ऐसे बहस करता देखकर काले गाउन वाले एल्डर ने उसको धमकी देने के लिए जय की एक उंगली तोड़ दी, जिससे वो चीख पड़ा। इसके बाद काले गाउन वाले एल्डर ने पायल को धमकी देते हुए कहा, मिस पायल कपूर, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई की 10 अंगलियां टूट जाए तो फिर तुम्हारे हाथ में ही, जो तुम कहोगी वैसा ही हो जाएगा। कल्याणी अपने बेटे की इस तरह प्रताड़ित होता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने पायल से विनती करते हुए कहा, पायल, मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ, प्लीज बेटा, अपने भाई की मदद करो, शादी के लिए सहमत हो जाओ प्लीज। पायल पूरी तरह से मृत और खाली महसूस कर रही थी। उसने निराश होते हुए कहा, मोम, मुझे इस तरह साहिल से शादी करने के लिए मजबूर आप कैसे कर सकती हैं? उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके माता पिता दोनों उसकी शादी करवाने के लिए ऐसे तैयार हो जाएंगे। कल्याणी ने फिर भी परिवार के भले के लिए भले की कोशिश करने के लिए कहा, पायल, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन चौहान परिवार बहुत खतरनाक है। अगर तुम साहिल से शादी करने के लिए राजी नहीं हुई तो जय को चुपचाप मार डालेंगे। तुम अपने भाई को इस तरह मरते हुआ नहीं देखोगी ना? तभी गौतम ने कहा, पायल, मैं तुमसे विनती करता हूँ बेटा, प्लीज मान जाओ। तुम्हारी मोम और मैंने तुम्हारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया? क्या तुम उसके बदले इतना भी नहीं कर पाओगी? जब पायल ने गौतम की ये बात सुनी, उसका दिल टूट गया। हाँ, उसे उसके जीवन में दाता उसके माता पिता थे, जिसके लिए वो हमेशा आभारी थी, और फिर भी वो उसकी भावनाओं को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते थे? पायल ने इस बात से बहुत दुखी मन किया। उसके माता पिता ने हमेशा उसकी भावनाओं को इग्नोर किया। परिवार के लाभ के लिए उसकी शादी किसी से भी करवाने के लिए तैयार हो जाए। पायल अंदर से पूरी तरह से मर चुकी थी। उसने एक जिंदा लाश की तरह कहा, ठीक है, मैं कल आप दोनों के लिए साहिल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो पलटकर रूम में चली गई। वो पूरी तरह से कांप रही थी। पायल को ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे इस बात से बहुत निराशा हुई कि उसके माता पिता ने उसे जन्म देने के बदले साहिल से शादी करने के लिए मजबूर किया। काले गाउन वाले एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लगता है तुम्हें समझ आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है? मैं पायल को सुबह 9 बजे लेने आऊंगा। उसको तैयार होने के लिए कह देना। ये कहने के बाद वो चौहान परिवार के दो अन्य मेंबर्स के साथ वहां से निकल गया। बाद में उदय ने दोनों बुजुर्ग के साथ भारद्वाज परिवार, भाटिया, अरोड़ा और पूरे परिवार को पायल और साहिल की शादी के बारे में इनविटेशन दे दिया था। निश्चित रूप से पवन चौहान का सभी परिवारों को इनवाइट करने का एक इरादा था। शादी तो बस बहाना थी। उसकी कोशिश तो एक गठबंधन बनाने की थी, पूरे परिवारों से सत्ता छीनने की थी। साथ ही वो पायल को अपने बेटे का बदला लेने के लिए यातना भी दे सकता था। पवन पायल से तब नाराज था, और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था जब समर ने उसके बेटे को मार दिया था। वहीं उधर पायल जब अपने कमरे में आई तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो चौहान परिवार अपने माता पिता और खुद के जबरन विवाह से हताश थी, लेकिन वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे से आंसू गिर रहे थे, मानो वो कभी रुकेंगे नहीं। पायल जानती थी कि साहिल से शादी करने के बाद वो कभी भी चौहान परिवार का दरवाजा नहीं लांघ पाएगी, समर को फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसने एक कैंची उठाई, अपनी जेब में रख ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, समर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने के बारे में सोच नहीं सकती, इसलिए मैं कल शादी में खुदकुशी कर लूंगी। तभी पायल को अचानक अपनी बहन का ख्याल आया। वो परिवार की इकलौती मेंबर थी और उसकी परवाह करती थी। अगर पायल मर गई तो उसे जरूर दुख होगा। उसने मरने से पहले आखिरी बार हिमांशी को फोन करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसे फिर कभी वो देख नहीं पाएगी। ये सब सोचते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला, हिमांशी को फोन किया। कुछ देर में हिमांशी ने फोन उठाया और उधर से हिमांशी ने नींद भरी आवाज में कहा, हेलो दीदी, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल कर लिया आपने? सब ठीक तो है ना? हिमांशी सो ही रही थी, और जब उसने फोन की घंटी सुनी तो फोन की स्क्रीन पर उसने अपने भाई पायल का नंबर देखा तो उसे चिंता होने लगी। पायल के पास हिमांशी को बताने के लिए बहुत कुछ था, फिर भी वो रोना बंद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसे पूरी तरह से सिचुएशन कैसे समझाए। वो अपने बहन की सिसकियां सुनकर
हिमांशी का दिल दुखने लगा। वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। हिमांशी ने चिंतित होते हुए पूछा, दीदी प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रही हैं? पायल ने रोते हुए कहा, हिमांशी मैं अगर एक दिन मर जाऊं तो तुम्हें जीवित रहना होगा, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हिमांशु को अपनी बहन की बातें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था। वो इतनी समझदार तो थी कि अंदाजा उसने कर लिया कि उसकी बहन ने उसको ऐसा क्यों कहा होगा। हिमांशी ने घबराते हुए कहा, दीदी अगर आप मुझे अपनी बहन मानती हैं तो प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? पायल ने आखिरकार अपनी बहन को बता दिया, क्योंकि वह सब कुछ उससे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। उसने हिमांशी से कहा, हिमांशी, चौहान परिवार मुझे अपने सेकंड यंग मास्टर साहिल से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है और मैंने उन्हें हाँ कह दिया। हिमांशी ने कहा, लेकिन दीदी आप साहिल से शादी करने के लिए क्यों सहमत हो गई? पायल ने कहा, हिमांशी मैं क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर मैं शादी के लिए तैयार न होती हो तो भाई को मार डालते, लेकिन मैं कल शादी में खुद को ही मार डालूंगी, उन्हें सिर्फ मेरी लाश ही मिलेगी। हिमांशी ने तुरंत चिंतित होते हुए कहा, नहीं दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप मर गई तो समर जीजू और मेरा क्या होगा? पायल ने निराश होते हुए कहा, हिमांशी मैं इस सब से बहुत थक गई हूँ, अगले जन्म में मैं तुम्हारी बहन ही बनूंगी। आखिरी बात पूरा करते ही पायल ने फोन काट दिया। वो बिस्तर पर लेट गई और लगातार रोने लगी। हिमांशी ने फिर भी अपनी बहन को वापस फोन करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पायल ने कोई फोन नहीं उठाया। पायल ने अपना फोन ही बंद कर दिया था। हिमांशी तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गई और चिंतित खरगोश की तरह कमरे में कूदने लगी। वो बड़बड़ाते हुए बड़बड़ाई, क्या करूं मैं, मेरी बहन कल आत्महत्या कर लेगी। अगर मैं अभी चौहान परिवार के पास चली जाऊं तो भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। चौहान परिवार दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक है, शायद मैं उनके घर में घुस भी न पाऊं, बात तो करना दूर की बात। हिमांशी बहुत घबरा गई थी, हताश होकर लगभग रोने लगी। तभी उसको कुछ याद आया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, जरा रुको, ठीक है, वो समर बहुत ताकतवर है, मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए उसे ही कहना होगा। हिमांशु को फिर से आशा की एक झलक दिखाई दी। उसने फोन उठाया और समर का नंबर डायल किया। इसी बीच उधर हॉस्पिटल में कियारा सो चुकी थी। समर उसके बगल में बैठा था और उसे देख रहा था। हालांकि कियारा सो गई थी, फिर भी बहुत वो सावधान था, क्योंकि वह अभी अभी ठीक हुई थी। तभी ट्रिंग 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 उसका फोन बज गया। समर ने फोन की घंटी सुनते ही भौहें चढ़ा ली। उसने सोचा कि फोन उठाऊं या नहीं, कियारा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा हिमांशी का फोन आ रहा है तो उसने तुरंत कॉल अटेंड कर लिया। उसे पता था कि अगर उसने इस समय फोन किया है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। कॉल पिक करते ही समर ने दबे पांव वार्ड से बाहर आया। वो कियारा को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था। उसने वार्ड से बाहर निकलते ही घबराते हुए पूछा, हिमांशी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, इतनी रात को फोन क्यों किया? दूसरी तरफ से हिमांशी ने रोते हुए कहा, समर जीजू प्लीज मेरी बहन की मदद कीजिए, कल उसकी जबरदस्ती किसी और से शादी हो रही है। समर हैरान हो गया था। उसने हैरानी में मन में कहा, क्या पायल की किसी और से शादी हो रही है? उसे हिमांशी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता था कि कपूर परिवार ने पायल की शादी अनुराग से तय की थी। उसने अनुराग को मार दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि अभी अभी दिल्ली में पीछे क्या हो गया था। समर ने चिंतित होकर पूछा, हिमांशी मुझे बताओ कि वास्तव में हुआ क्या है। अनुराग तो पहले मर गया है, फिर वो शादी किससे करने जा रही है? हिमांशी ने रोते हुए पूरी बात समझाने की कोशिश की और कहा, जीजू चौहान परिवार मेरी बहन की शादी अगले सेकंड यंग मास्टर साहिल से जबरदस्ती करवा रहा है। उन्होंने धमकी दी है, अगर वो सहमत नहीं हुई तो उसके भाई को मार डालेंगे। इसलिए मेरी बहन ने उनकी बात मान ली। उसने मुझे बताया है कि कल वो शादी में सुसाइड कर लेगी, लेकिन साहिल से शादी नहीं करेगी। उसकी बात सुनते ही समर बौखला गया। उसने बौखलाहट में मन ही मन सोचा, खुद को मार डालेगी? पायल खुद को क्यों मारेगी? समर को अचानक महसूस हुआ कि उसके सीने में उसने जैसे किसी ने दिल निकाल लिया हो। उसका चेहरा एक मजबूत किलिंग इंटेंट से गुस्से से लाल हो गया था। समर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, चौहान परिवार तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो, अब मुझे तुम लोगों को रोकना ही पड़ेगा।
कुछ दिन पहले चौहान परिवार ने कियारा को मारने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें ट्रक से टक्कर मार दी। कियारा कोमा में चली गई। समर कियारा के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद चौहान से बदला लेने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब पायल को अपने बेटे की शादी करने के लिए मजबूर वो कर रहे थे। समर ने क्रोधित होकर आक्रामक होते हुए कहा, चौहान परिवार, लगता है तुम लोग अब जीना नहीं चाहते। मैं तुम लोगों को यही चाहत पूरी करूंगा। इसके बाद समर ने हिमांशी को दिलासा देकर शांत कर दिया। उससे कहा कि वो खुद कल चौहान परिवार से पायल को बचा लेगा। इसके बाद समर ने सबसे पहले सास अलिस्का को फोन किया। उसे कियारा का ध्यान रखने के लिए कहा। फिर उसने बख्तावर को फोन किया और उसे लोगों को भेजने को कहा। उसने हॉस्पिटल के चारों तरफ अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया। किसी को भी पास आने की इजाजत नहीं थी। उसने सब कुछ मैनेज किया और उसके बाद मोंक को फोन करके अपने पास आने को कहा। मोंक भी तुरंत आने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद समर ने उससे पूछा, मोंक, क्या शैडो ग्रुप टीम इंदौर आ गई? मोंक ने तुरंत कहा, जी बॉस, हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप बस हुक्म कीजिए। समर के सबसे भरोसेमंद सब ऑर्डिनेट होने के नाते वो जानता था कि अगर समर ने उसे आधी रात को बुलाया है तो जरूर बहुत बड़ी बात होगी। समर ने किलिंग इंटेंट के साथ कहा, वेरी गुड, अभी के अभी सभी को इकट्ठा करो, हम चौहान परिवार को अभी खत्म करने जा रहे हैं। मोंक ने आक्रामकता से कहा, बॉस, हम तो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब समय आ गया है, हमें उन्हें हमारी शैडो ग्रुप टीम की ताकत दिखानी पड़ेगी। समर शैडो ग्रुप का शैडो किंग और अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग था। फिर भी चौहान परिवार के लोग उसे बिना किसी मतलब के उलझ रहे थे। शैडो किंग का गुस्सा हजारों लोगों की जान ले सकता था। उसके गुस्से की वजह से मीलों तक खून बह सकता था। शैडो ग्रुप टीम बहुत कुशल थी और तुरंत हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गई। टीम में 5 मेंबर थे। इस समर के अलावा वही 4 मेंबर, मॉन्क, गंजा आदमी, डेथ गॉड और एलिस। वो सभी असाधारण रूप से पार और प्रतिस्पर्धी थे। एलिस थोड़ी कड़वी लग रही थी, समर को निराशा से देख रही थी। उसे मॉन्क से पता चल गया था कि कियारा उसकी पत्नी बन गई है। उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया है और उसका कार एक्सीडेंट न हुआ होता तो अब तक वो एक दूसरे के बन भी गए होते। लेकिन समर ने उसकी कड़वाहट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जाहिर तौर पर उसके पास उसके लिए समय नहीं था। अब सुबह के 5 बज चुके थे और 4 घंटे बाद पायल और साहिल की शादी शुरू होने वाली थी। समर के पास केवल 4 घंटे बचे थे। वो जब इंदौर में था और अगर वो फ्लाइट से भी गया तो उसे दिल्ली जाने में 3 घंटे लगेंगे। इसलिए तकनीकी रूप से बस 1 घंटा बचा था। निश्चित रूप से शैडो टीम के अलावा बलवंत दादू, तानिया और लायन दानव किंग भी उनके साथ जा रहे थे। लायन दानव किंग जब इंदौर पहुंचा तो उसने देखा समर इंदौर से दिल्ली जा रहा है, तो इसलिए उसने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। दरअसल ग्रेट कॉन्करर के लापता होने के बाद लायन दानव किंग 10 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में गया नहीं था। वो निश्चित रूप से इस लड़ाई में शामिल होना चाहता था। 10 साल पहले चौहान परिवार ग्रेट कॉन्करर का दुश्मन था, इसलिए वो अब भी लायन दानव किंग के दुश्मन थे। पिछली बार ग्रेट कॉन्करर ने चौहान परिवार के उस समय के यंग मास्टर का सिर काट दिया था, लेकिन इस बार लायन दानव किंग समर के साथ मिलकर पूरे परिवार का नाश करने वाला था। तभी समर ने सभी को संबोधित किया और कहा, देखिए, आप सभी जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, है ना? हम चौहान परिवार को खत्म करने जा रहे हैं। चलो गोल करते हैं। उसने अपनी बात खत्म की और उसके बाद वो सभी को एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगा। उसने अपना फोन निकाला और रास्ते में ग्रीन ड्रैगन दानव किंग का नंबर डायल किया। उधर से फोन उठाते ही ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने विनम्रता से पूछा, जी यंग मास्टर, बोलिए क्या हो रहा है? समर ने ठंडे स्वर में कहा, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, मैं 3 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां से हमें पिक करो। तुम्हें मेरे लिए कुछ हथियार का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं यहाँ चौहान परिवार को मारने, खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने जवाब देते हुए कहा, समझ गया यंग मास्टर। उसे ऐसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। बहुत समय बीत गया था और आखिरकार वो चौहान परिवार को धूल चटा ही देंगे। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के मन में चौहान परिवार के लिए अच्छी भावना थी नहीं। जब से ग्रेट कॉन्करर गायब हुआ था, चौहान परिवार हमेशा भारद्वाज परिवार और ग्रेट कॉन्करर के फॉलोअर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। उन्होंने नरेंद्र होटल पर भी कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने होटल तो बचा लिया था, फिर भी चौहान परिवार ने कई बार होटल में लूट लिया था। इसलिए इस बार चौहान परिवार को खत्म करने का निर्णय वो अपने यंग मास्टर से पूरी तरह से सहमत था। वहीं उधर
समर और अन्य लोग दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे थे। वे अपने साथ कोई हथियार तो नहीं लाए थे, क्योंकि वे फ्लाइट में कोई हथियार लेकर नहीं आ सकते थे। हालांकि शैडो ग्रुप टीम के लिए हथियार हर जगह उपलब्ध थे। वो खुद हथियार नहीं रखते थे। 3 घंटे बाद आखिरकार वो दिल्ली पहुंच गए। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की मदद से उनमें से प्रत्येक को एक एक हथियार मिल गया, जबकि वो अब चौहान परिवार की तरफ बढ़ रहे थे। इसी समय उधर चौहान परिवार में काफी खुशनुमा माहौल था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोने पर लाल रंग के फॉर्च्यून साइन लगे हुए थे। दिल्ली के सभी परिवार पायल और चौहान परिवार के दूसरे बेटे साहिल के बीच की शादी का जश्न मनाने के लिए आ पहुंचे थे। 4 बड़े परिवार भारद्वाज, भाटिया और कपूर परिवार, साथ ही अन्य पावरफुल परिवार जैसे अरोड़ा, पुरी परिवार भी जश्न मनाने आए थे। दरअसल ये सभी परिवार चौहान परिवार के हेड की वजह से आए थे। आखिरकार उन्हें उनकी चापलूसी करनी थी, क्योंकि चौहान परिवार उन चारों में से बड़ा था। सभी परिवारों के हेड और यंग मास्टर इस शादी में शामिल हुए। दिल्ली का बहुत बड़ा यह उत्सव बन गया था। पायल ने शादी का जोड़ा पहना था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। साहिल चौहान ने काला सूट पहना था। वो बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। उसका चेहरा ठीक ठाक था और उसकी भौहें घनी और काली थी। वो पायल की खूबसूरती के बारे में अच्छे से जानता था। दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने के बारे में सोचकर ही वो एक्साइटेड होता जा रहा था। उसकी खूबसूरती की वजह से साहिल इस शादी के लिए तैयार हुआ था। तभी पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, शादी की पहली रस्म शुरू होती है। कृपया दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाएं। साहिल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। पंडित की बात सुनकर वो पायल को माला पहनाने ही वाला था, लेकिन तभी पायल ने अचानक अपनी कैंची निकाल ली और ठंडे स्वर में कहा, मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं खुद को मार डालूंगी। उसकी बात सुनकर वहां खड़े आसपास के सभी लोग घबरा गए। ये यहाँ शादी देखने आए थे, किसी को सुसाइड करते नहीं। इस समय सबकी नजरें पायल और साहिल पर टिक गई थी। पायल अपने पीले चेहरे के साथ रो रही थी। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं समर से प्यार करती हूँ। चौहान परिवार के बेटे साहिल चौहान से शादी करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। पायल की हरकत देखकर पवन अचानक गुस्से में आ गया। वो आक्रामक होकर बोला, पायल तुम कुतिया, अगर तुम खुद को मार भी दोगी तो भी तुम हमारे परिवार का हिस्सा रहोगी। पायल ने कड़वाहट से कहा, पवन मेरे मरने के बाद तुम मेरी लाश से शादी कर सकते हो। पायल अपने दिल में कैंची घोंपने के लिए तैयार हो गई थी। इस पर सभी लोग हैरान थे, खासकर गौतम और कल्याणी। जब उन्होंने देखा कि उसकी बेटी सुसाइड करने जा रही है तो वो कांपने लगे। उन्होंने उसे रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर होने के कारण ऐसा नहीं कर पा सकते थे। इधर जैसे ही पायल ने कैंची अपने दिल में घोंपने की कोशिश की, तभी एक पत्थर कैंची से टकरा गया, जिससे वो कैंची उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। जमीन पर बिखरी कैंची देखकर पायल के अंदर से मरा हुआ एहसास हुआ। वो रोने लगी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो खुद को मार भी नहीं पा रही है। वहीं यह देखकर साहिल के चेहरे पर फिर से खुशी आ गई, क्योंकि अब वो पायल से शादी कर सकता था। आखिरकार इतनी खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ने में कोई खुद को कैसे रोक सकता था। साहिल ने अपनी बाहें फैला दी। वो पायल को थामने ही वाला था, तभी अचानक एक और पत्थर उड़ता हुआ आया और उसकी हथेली पर लगा। पत्थर लगते ही उसके हाथ से खून निकलने लगा और खून चारों तरफ फैलने लगा। साहिल दर्द से चीखने लगा था। साहिल को अपनी हथेली में दर्द हो रहा था, उसका पसीना भी आ गया था। तभी लगातार धमाके की आवाज आई। अपने बेटे की हालत देखकर पवन गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम? किसने ये पत्थर मारा? क्या तुम मरना चाहते हो? कदमों की ऐसी भयानक आवाजें आई मानो बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर रहे हों। इस आवाज में हर कोई डर गया और ये समर गेट के अंदर पहुंच गया था। शानदार चेहरे, लंबे और सुडौल शरीर और चमकदार आंखों वाला युवक बिजली की स्पीड से अंदर पहुंच गया था। उसके इस व्यवहार से सभी को एकदम डर लगने लगा था। कुछ कायर तो उसके सामने घुटने टेक कर मजबूर हो गए थे। समर कदम कदम पायल के पास धीरे धीरे आया और बोला, पायल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं। अब क्या करेगा समर? क्या समर पायल को बचा लेगा? क्या ड्रैगन किंग से वो लड़ाई में हार जाएगा? क्या होगा अब यहाँ जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।